की नहीं बल्कि एक आम किसान की है। देखिए मैडम, ये जो ज़मीन है हमारे घर की ज़मीन थी। हम लोग यहाँ के लैंडलॉर्ड थे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थितियों के हिसाब से लिया गया था। कानून था, ये पूरे देश में लागू था और ऐसी कई ज़मीनें कई किसानों से ली गई थी। तो उस दौर में सरकार ये फैसला की कि ठीक है भाई, इस एक्ट में ली गई पूरी ज़मीनें हैं। उस पूरे दौर में सरकार का साथ दिए उस स्वतंत्रता संग्राम के, ये तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी को हमको खुशी से हमको न्याय मिले, भूमि स्वामी के नाम पे दर्ज किया जाए और हम इस भूमि पे सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, ऐसे 4 एयरपोर्ट है। मैं ऑन पेपर बता रहा हूँ मीडिया, तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है ना। तो जिन देशों में हमारे जैसे आज़ादी का मुहिम नहीं चला। मेरे पीछे अभी आप राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट देख पा रहे होंगे, मगर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो एयरपोर्ट है ये जिस जमीन पे बनी है ये जमीन सरकार की नहीं बल्कि एक आम किसान की है। ऐसा मैं नहीं बल्कि एक व्यक्ति ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये जो जमीन है ये जमीन उन व्यक्ति की है। बता दें कैसा दावा किया गया है कि 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये जमीन उनसे ली गई थी और उसके बाद सरकार द्वारा ये जो जमीन है उन्हें वापस ही नहीं की जा रही है। ये जो पूरा मामला है ये भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तमाम दावे वो इस पूरे मामले पे कर रहे हैं, तमाम कागजी कार्यवाही इसमें चल रही है, कागज उनके पास काफी सारे मौजूद है। तो आइए चलिए अब उन्हीं किसान के पास चलते हैं और जानते हैं कि कैसे इतना बड़ा दावा वो कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 3500 करोड़ का मुआवजे की मांग रखी गई है। 35 एकड़ में राजधानी रायपुर का ये एयरपोर्ट बना है, जहां इस 35 एकड़ की जमीन के लिए 3500 करोड़ का मुआवजे का मांग रखा गया है। तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं अब उसी व्यक्ति के पास और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्वनी बांदे है और मैं पेशे से किसान हूँ। अच्छा, अश्विनी मानदे जी, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये जो ज़मीन है जिसमें ये एयरपोर्ट बना है, मेरा ख्याल 35 एकड़ की ज़मीन है ये, और ये जो ज़मीन है ये आपकी है। जी, मेरे घर की ज़मीन है ये। तो कैसे, मतलब क्या कुछ पूरा मामला है? एक बार वो पूरा मामला हमारी जनता को बता दीजिए कि ये ज़मीन आपकी कैसे है और ये ज़मीन सरकार के पास कैसे पहुंची। देखिए मैडम, ये जो ज़मीन है हमारे घर की ज़मीन थी। हम लोग यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, ठीक है। और इस ज़मीन को सेकंड वर्ल्ड वार में सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थितियों के हिसाब से लिया गया था, ठीक है। और ये कानून था, ये पूरे देश में लागू था और ऐसी कई ज़मीनें कई किसानों से ली गई थी पूरे देश में। 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब ये जो ज़मीन है सरकार ने इनकी ज़मीन इनसे ली थी और ये कहा गया था कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उनको उनकी जो ज़मीन है ये वापस दे दी जाएगी। मगर आज जो साल 2026 में उसी ज़मीन पे राजधानी रायपुर का माना एयरपोर्ट बना हुआ है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट वहाँ पे स्थित है। अब सवाल ये है कि ये ज़मीन आपकी है, इसके क्या कुछ आपके पास प्रूफ है? क्या आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या कुछ अभी आप इस पे पूरा कर रहे हैं? देखिए, बिना पेपर के तो आदमी कोर्ट में जाता नहीं है, जी। ठीक है। जो हमारे जो भूमि स्वामी होने का जो प्रमाण है वो माननीय न्यायालय के समक्ष है। और आज तक जो लड़ाई टिकी है, 35 सालों से अपन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ दस्तावेज के बिहाफ पे लड़ रहे हैं। मौखिक तो कोई बातें नहीं है, ठीक है। हमने जितनी भी आप आज तक नीचे न्यायालय से, रेवेन्यू कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, इनके जितने भी फैसले हुए हैं, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अभी ये मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। तो देखो, माननीय न्यायालय जो डिसीजन देती है अपने को मान्य होगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो कानून इस देश में ख़त्म हो चुका है, उस कानून के तहत आप इस एयरपोर्ट को, ऐसे पूरे देश में 26 सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट और 4 वैसे हमारे देश के बड़े बड़े बंदरगाह हैं जो इस एक्ट के तहत हैं। तो जब ये कानून ही समाप्त हो गया, तो जिस दिन से कोई कानून समाप्त हो गया और माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा गजेटियर ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में प्रकाशित हो गया कि अब ये कानून खत्म हो गया और ये सब भूमि उस किसानों को दी जानी चाहिए और रेकरिंग रिवाइज कंपनसेशन उनको देना है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि उन लोगों को न्याय मिले, उन लोगों को उनकी ज़मीन मिले। और चूंकि ये उस समय ली गई थी जब ये हमारे देश का स्वाधीनता संग्राम भी साथ ही साथ चल रहा था। उस समय जब ये कानून समाप्त हुआ तो देश में ये बातों का एक बड़ा सोचने का विषय है कि हमारे देश में उस टाइम पे जब हमारा अपना संविधान नहीं बना था, हमारे अपने कोई मिनिस्ट्री नहीं थे, हमारा कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे एयरपोर्ट्स नहीं थे, बंदरगाह नहीं थे, मिनिस्ट्रियाँ नहीं थी। तो उस दौर में सरकार ये फैसला की कि ठीक है भाई, इस एक्ट में ली गई पूरी ज़मीनें हैं जिसको हम और अभी अधिग्रहण करने के हमारे पास पैसे नहीं है, नया हमारा अपना कोई संविधान नहीं है, हमारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की हमारी अपनी कोई स्थिति नहीं है, तो हम उसी ज़मीन को कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने का मतलब, ठीक है, इन्होंने जब वो नया कानून बनाया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को कंटिन्यूस पावर 1947 बनाया, 47 के बाद फाइनल अमेंडमेंट होकर वो एक्ट जो बना वो RAIP एक्ट जिसको बोलते हैं, स्थावर संपत्ति अधिनियम 1952 बना। तो 1952 के बाद
ये हमारा जो ज़मीनों का जो रखने का एक्सटेंशन है वो तारीख बढ़ते गया। तो फाइनली इसका अंतिम अमेंडमेंट हुआ 1970 में। सरकार इस बात को कोड की कि हम किसी लोगों की भूमि, जो भूमि स्वामी, उनकी ज़मीन को एक निश्चित समय के लिए, और उसको हम एक गलत तरीके से उनका डेट एक्सटेंशन करके ज़मीन, सरकार उस चीज़ों का उपयोग कर रही है। सरकार फिर पार्लियामेंट में ये कानून बना कि नहीं, अब इसके बाद ये अवधि का एक्सटेंशन नहीं होगा। 10 मार्च 1985 को ये जो ज़मीनें इस एक्ट में जो बनी गई और हम उसको उपयोग कर रहे हैं, तो इस ज़मीन को पूरे देश में रिलीज फ्रॉम रिक्वेजिशन किया जाना है, रेकरिंग रिवाइज कंपनसेशन उस किसानों को दिया जाना है। जब ये कानून बन गया तो जाहिर सी बात है इसका पालन कौन करेगा? सरकार। केंद्र सरकार करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ हमारे देश के लोगों से, हमारे देश के शासक से, हमारे देश के प्रशासक लोगों से, भाई हम लोगों ने या हमारे जैसे जो लाखों किसान हैं उस बुरे दौर में सरकार का साथ दिए, उस स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में हम लोगों ने अपनी संपत्ति सरकार के खड़े होने के लिए लगाया, तो हमने गुनाह किया क्या? हम लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी को हमको खुशी से हमको न्याय मिले कि उस बुरे दौर में इन लोगों ने हमारे देश का साथ दिया। ये मेरा कहना है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये है कि जो ज़मीन है ये आपके पिताजी ने दी थी, तो एक बार थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार से आपके पिताजी से वो ज़मीन ली गई थी? क्या कुछ हुआ था? अगर आपको अंदाज़ा होगा उस समय क्या कुछ हुआ था? और फिर जब आपने रिलीज़, जैसे आपने बताया कि जब रिलीज़ करने का कहा गया, तो उसके बाद जब आप गए कि भई मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, तो उस वक़्त आपको क्या कहा गया? देखिए, ये जो ज़मीन लेने का जो अलग जो प्रावधान था, उनके हमारे पास दस्तावेज़ हैं, वो न्यायालय में प्रस्तुत हैं, ठीक है? हुँ। इस ज़मीन को 1942 के पूर्व के हम भूमि स्वामी हैं, वो भी दस्तावेज़ न्यायालय में प्रस्तुत हैं। मिसल बंदोबस्त एक रिकॉर्ड होता है राजस्व में, वो रिकॉर्ड डिफ़ाइन करता है कि आप उस भूमि के मालिक थे या नहीं थे। अच्छा। चूँकि ये कोर्ट का मामला है, ये जो एयरपोर्ट सेकंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 और 1946 में ख़त्म हुआ, ठीक है? हुँ। तो उसके पहले तो हम भूमि स्वामी पहले भी थे ना, हुँ। तभी तो हमारे साथ हमारी ज़मीन ली गई ना। तो जब ये रिलीज़ फ्रॉम रिक्वेजिशन किया गया तो 1978 में स्वयं केंद्र सरकार ने इस ज़मीन को रिलीज़ किया। उन्होंने एक ऐसा लेटर जारी किया हमारे तत्कालीन कलेक्टर ए के श्रीवास्तव जी को कि भाई ये भूमि मोहनलाल बांदे की ज़मीन है, इसको हमने किराए पे लिया था, अब इस ज़मीनों में हमारा कोई काम नहीं है, तो हम इसको रिलीज़ फ्रॉम रिक्वेजिशन करते हैं और उक्त भूमि को अब राजस्व रिकॉर्डों में भूमि स्वामी के नाम पे दर्ज किया जाए और हम इस भूमि पे, इस स्थल पे हम इनको शांतिपूर्वक कब्जा दे रहे हैं। अच्छा, तो ये आपको कैसे पता चला? कब आपको पता चला कि ये जो ज़मीन है ये आपके पिता के नाम पर है? आपको शुरुआत से पता था या आपको शुरुआत से ही अचानक से? पता है, हम लोग को शुरुआत से ही पता है भाई, हम यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, तो हमको पहले ही से मालूम कि ये ज़मीनें तो हमारी ये हैं। लड़ाई आप कितने सालों से लड़ रहे हैं? मेरी लड़ाई चल रही, मेरे पिताजी इनको लड़े 1978 से लेके, उनके बाद 1990 से मैंने इन प्रॉपर इस पूरे कानून का रिसर्च किया 20 सालों तक, हुँ। केस चलते रहने के दौरान, ठीक है? हुँ। उनके बाद जब मैंने सारे दस्तावेज जुटा लिए, सारी चीज़ों की जानकारी ले लिया, फिर मैंने रिट पिटीशन फाइल किया और उसके बिहाफ पे ये केस आज तक चला आ रहा है। कितने साल हो चुके करीब? 35 साल। 35 साल से आप 35 साल ये से मैं लड़ रहा हूँ, मेरे पिताजी उसके पहले से लड़, उसके माने पहले कुल से, मिला के हमारा और 50 अभी साल। आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र है 53। 53 और 35 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दर्ज है, इसके पहले भी आपने बताया कि जाँच हो चुकी है। तो उस जाँच में क्या कुछ हुआ था? और अभी आपने मुआवज़ा माँगा है, साढ़े मतलब 3500 करोड़ का मुआवज़ा, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। यानी कि 35 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ के लिए आपने 100 करोड़ माँगा है। तो ये किस तरीके से आपने कैलकुलेशन किया? क्या देखिए कुछ मैडम, इसको समझने के लिए आपको कानून में जाना पड़ेगा और मैं चैनल में इतनी गहराई से नहीं बता सकता। जो अच्छा। चीज़ें हैं आप प्रॉपर उस वहाँ पे जाइए कोर्ट में, सर्टिफिकेट कॉपी निकालिए, उसमें सारे कैलकुलेशन लिखे हुए हैं, क्या-क्या कानून है उस पे लगा है, उसके आधार पे डिमांड किया गया है कि देखो जब कोई आदमी रिसर्च करके किसी चीज़ को डिमांड करे तो वर्बली नहीं माँगता, उसमें भी कोई कानून होगा, है ना? उसमें भी कोई कानून होगा और उस कानून के तहत ही हमने माँग किया है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं जो माँगा सरकार दे दे। आप एक बात बताइए, आप जो चीज़ माँगते हैं ज़रूरी नहीं सरकार वो दे दे। मैं भी किसी कानून के आधार पे माँगा हूँ। सरकार जब उसमें आर्बिट्रेशन एक्ट लगाएगी, आर्बिट्रेशन एक्ट में दोनों को मध्यस्थता होगा, सरकार बोलेगी उनको क्या देना है, मुझे क्या लेना है। ये बीच का मामला है, ठीक है? लेकिन वो कब होगा? न्यायालयीन प्रक्रिया में। तो जो कानून में के तहत मैंने ये किराए की राशि या मेरा लीज का राशि माँगा है, उसमें एक एसटीआर एक्ट लगा हुआ है, ठीक है? स्टैंडर्ड टेबल रेंट जो होता है, वो मिलिट्री वो रक्षा भूमि में लगता है, ठीक है? एक एसीआर रूल लगता है और ये एडमिशन एक्ट लगता है। तो ये सारे चीज़ को मिला के रेकरिंग रिवाइज़ कंपनसेशन के आधार पे ये माँगा गया है और इसलिए माँगा गया है कि 1942 में जब मेरी किराए की राशि थी, उस किराए की राशि को इन्होंने, एक नियम है, यदि आप सरकार बेकब्जा की तारीख से लेके 3 सालों तक किसी की ज़मीन का या किसी भी चीज़ का या किराया है, वो ना दे, तो उसपे एक इंटरेस्ट होता है, एक ब्याज होता है जो जुड़ने कि लगे। आपका जो जुड़ेगा।
उसके बाद हर तीसरे साल में एसटीआर कानून होता है, उस कानून में ये लिखा है कि रक्षा भूमि जब सरकार यदि आपसे किसी प्रकार की भूमि लीज पे लेती है, किसी और भी किसी तरीके से लेती है, तो हर तीसरे साल में आपकी किराए की राशि पे 10% की वृद्धि होगी। अच्छा, हमारे देश में कोई भी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है, लड़ाई लड़ने में समय लगता है और उसी के साथ जेब भी काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो अभी तक इस लड़ाई में आपने अपना कितना पैसा लगा दिया? मैडम वो तो मीडिया को मैं बता चुका हूँ कि मेरे 20-25 करोड़ जो मैंने, देखो मैं किसान हूँ, मैं एक-एक चीज़ को जोड़ता तो हूँ नहीं। हुँ। और आप सब लोगों को आज के दौर में पता है कि एक छोटा से छोटा वकील और बड़े से बड़ा वकील, जितने आपके केस हैं उतने आपके पैसे। अभी तो आपके चैनल में बता दूँ, ये तो सिर्फ एक केस सामने आया है, ऐसे मेरे नाम पे 100 केस चल रहे हैं इस पूरे देश में। मतलब किस किस चीज़ के केसेस? इसी लैंड एक्विजिशन के अच्छा। भूमि संबंधी 100 केस चल रहे हैं इस पूरे देश में, और इससे 100 गुना बड़ा भी केस मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है जो चल रहा है अभी। मतलब क्या ये इस एयरपोर्ट के अलावा भी कोई ऐसी ज़मीन है इस पे सरकार ने कब्ज़ा किया है? इसी एयरपोर्ट के बाकी पार्ट, भाई ये तो अच्छा। देखो, ये तो पार्शियल अभी हाँ, केस है हाँ। 35 एकड़ का। हाँ, हाँ। वैसे 816 एकड़ जमीन मेरी है, अच्छा। ठीक है, मेरा हाँ। 371 एकड़ का केस और चल रहा है। अच्छा। तो ऐसे मेरा अभी पार्शियल केस चल रहा है ना, अभी तो मेरे को टोटल 1539 एकड़ का केस लड़ना है, और ऐसे 4 एयरपोर्ट हैं, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ऐसे 4 एयरपोर्ट है। मैं ऑन पेपर बता रहा हूँ, वो मीडिया में आप देख सकते और एक प्रश्न आपसे ये भी रहेगा कि जितनी मैंने आपसे बातचीत की, इतने दिन में आपसे बातचीत करके पता चल गया आप किसान हैं, मगर काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, पढ़े-लिखे किसान हैं, तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए कि आपने क्या पढ़ाई-लिखाई की है? हैं। मैडम मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, अच्छा। वही मेरी पढ़ाई है, लेकिन जो पढ़ा हूँ वो बीएसपी स्कूल से पढ़ा हूँ। सोच लीजिए 10वीं पास किसान है मगर इनकी जो जानकारी है, इनकी जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा है कि कोई कह नहीं सकता है कि 10वीं पास इंसान है ये। लेकिन सोच लीजिए कि एक किसान का बेटा इतनी लड़ाई लड़ रहा है, राजधानी रायपुर में बने इस एयरपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि भाई ये ज़मीन जो है ये इनकी ज़मीन है। अब देखने का विषय ये रहेगा, ये आरोप जो है ये तो लग चुके हैं। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ और जाँच करती है, क्या कुछ और मामला इसमें निकल के आता है, क्या इन्हें वो ज़मीन वापस मिलती है? जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी मिली। इस तरफ मेरे राजधानी रायपुर का जो एयरपोर्ट है वो मौके पे मौजूद है और बड़ी ही दिलचस्प और अनोखा ये जो किस्सा है ये निकल के सामने आया है। सोचने वाली बात है कि ये जो एयरपोर्ट है ये बना है, सरकार ने एयरपोर्ट बनाया है। अब देखने का विषय ये रहेगा कि क्या इन्हें उनका हक मिलता है, क्या इस एयरपोर्ट की जो मुआवजा राशि इन्होंने मांगी है क्या वो राशि इन्हें मिलती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये जांच तय करेगी। मगर सर के क्या कुछ आरोप है, सर का क्या कुछ कहना है, वो हमने आपको दिखा दिया। तो अब इस पूरे विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और बने रहिए ऐसी अन्य जानकारियों के लिए छत्तीस टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।